हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स यानी साप्ताहिक सेकेंड वीक जनवरी 2026 का। तो पूरे सप्ताह का एक ही जगह एक ही वीडियो में आपको टोटल करंट अफेयर्स मिल जाएगा। और इसका जो टेस्ट है ना वो शार्प लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है। मैं नेक्स्ट वीक से ऐसा करूँगा कि इस टेस्ट में यानी शार्प लर्निंग ऐप पर जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है, तो अगर वो टॉप 10 में आते हैं करंट अफेयर्स के टेस्ट में, तो उनका मैं नाम भी दूंगा अगली बार। तो जाकर शार्प लर्निंग ऐप पर आप टेस्ट जरूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीति केंद्र राज्यों के फैसले से रिलेटेड। देखिए, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, इन सब वीडियो में हम लोग टॉपिक वाइज देते हैं क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो राजनीति केंद्र राज्यों के फैसले, प्रश्न यहाँ पर होगा इंपॉर्टेंट। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? आंसर होगा ऑपरेशन स्वदेश। आपको पता है कि ईरान में हिंसक प्रदर्शन जारी है और अमेरिका और ईरान के बीच में तनातनी बहुत ज़्यादा है, युद्ध सी स्थिति बनी हुई है। इस बीच में भारत ने ऑपरेशन स्वदेश को लागू कर दिया है और लगभग 10,000 भारतीय रहते हैं ईरान में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, कुछ काम करने वाले लोग भी हैं, तो उन सबको स्पेशल फ़्लाइट्स के जरिए तेहरान से नई दिल्ली लाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पुराने जो अभियान है, रेस्क्यू ऑपरेशन है यानी बचाव अभियान है भारत के द्वारा अपने नागरिकों के लिए, तो पिछले कुछ हैं तो उन सब के भी देख लेते हैं। ऑपरेशन स्वदेश अभी लॉन्च हुआ है ईरान को लेकर। ऑपरेशन सिंधु, ये ईरान और इजराइल में जो संघर्ष हुआ था उस दौरान ईरान से अपने लोगों को लाया गया था जून 2025 में ही। ऑपरेशन इंद्रावती, ये 2024 में हैती एक देश है, वहाँ से क्रिमिनल गैंग की हिंसा के बीच में लोगों को निकाला गया था। ऑपरेशन अजय 2023 में हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ था उस दौरान इजराइल और फिलिस्तीन के कुछ क्षेत्रों से लोगों को निकाला गया था। ऑपरेशन कावेरी, ये 2023 में सूडान में जो गृह युद्ध हुआ था उस दौरान लोगों को निकाला गया था। ऑपरेशन गंगा 2022 में यूक्रेन पर जब रूस ने हमला किया था तो यूक्रेन से लोगों को निकाला गया था, वो ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन राहत, ये यमन में संघर्ष के दौरान 2015 में भारत सरकार ने ये अभियान चलाया था। तो एक महत्वपूर्ण, ये सारे के सारे जो अभियान हैं वो हैं क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। केरल विधानसभा के द्वारा पारित मलयालम भाषा विधेयक 2025 के खिलाफ किस दक्षिण के राज्य ने विरोध जताकर इसे अल्पसंख्यकों के शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकारों का हनन बताया? यहाँ पर अल्पसंख्यक धार्मिक नहीं बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है भाषाई अल्पसंख्यकों की। आंसर क्या होगा? कर्नाटक। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने पहले हिंदी को लागू किया था, मतलब 3 लैंग्वेज पॉलिसी के तहत कि हिंदी अनिवार्य है। उसको लेकर दक्षिण के राज्यों ने बहुत चिंता जताई थी और बहुत विवाद हुआ था। अब अपनी ही भाषा को थोपने के मामले पर अब 2 राज्यों के बीच में तनाव हो गया है। एक तो ये कर्नाटक है और दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है केरल। तो केरल ने अपने राज्य में एक भाषा, मतलब जो स्कूल में पढ़ाई जाएगी उनमें से एक भाषा मलयालम अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने विरोध जताया है और कहा है कि ये जो विधेयक है इसको वापस ले लिया जाए। क्यों? उनका कहना है कि ये जो सीमावर्ती जो जिले हैं वहाँ पर कन्नड़ भाषी लोग भी हैं, उनको ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। तो यहाँ पर भाषा की जो लड़ाई है ना वो अब हिंदी के सामने बाकी जो भाषा हैं उनकी तो है ही, साथ में अब जो अलग अलग राज्यों के बीच में जो भाषा है उसको लेकर भी एक हम देखने को मिल रहा है ये। ठीक है, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पी विजयन है और कर्नाटक के सिद्धारमैया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम वायरस बीमारी सबसे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रश्न यहाँ पर होगा, गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली राज्य वित्त पोषित यानी BSL-4, BSL का फुल फॉर्म होता है बायोसेफ्टी लेवल, तो 4, ये 4 लेवल जो है ना बहुत हाई लेवल है। तो इसके लैब की आधारशिला रखी है कहाँ पर? आंसर होगा गांधीनगर, गुजरात में। और ये फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं, 15 जनवरी को उन्होंने इसकी आधारशिला रखी। और ये सुविधा भारत में ये पहला है जो राज्य सरकार का है। ठीक है, भारत में इससे पहले 2 लैब हैं, एक तो पुणे में है, NIV में है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में है, और दूसरा है DRDO का। लेकिन DRDO वाला जो है ना वो डिफेंस से रिलेटेड है। ठीक है, अब वो उसमें DRDO
अपना रिसर्च करता है, लेकिन जो सिविलियन है अब तक एक ही है, NIV पुणे में। अब ये दूसरा सिविलियन वो बन जाएगा कहाँ पर, तो वो बन जाएगा आपका गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। और राज्य के द्वारा फंडेड वो पहला होगा। क्लियर होगी बात। अब ये क्या है, BSL-4 बायोसेफ्टी लेवल बहुत हाई लेवल का होता है और ख़तरनाक और जो इन्फेक्शन फैलाने वाले जो भयानक वायरस हैं, पैथोजेंस हैं, उन सब पर रिसर्च किया जाता है, जिसकी कोई पक्की अभी तक दवा नहीं बनी है, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन सब को लेकर जैसे एबोला, मार्कबर्ग, निपाह वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है। जैसे कोविड-19 के समय बहुत ज़रूरत पड़ी थी, तो सारा जो चेकअप हो रहा था ज़्यादातर वो बेस्ड हो गया था NIV पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोड हो गया था। उसके बाद फिर बाकी जगहों पर भी वो अलग टेस्ट की अनुमति दी गई थी, लेकिन शुरुआत में NIV पर बहुत लोड था कोविड-19 के दौरान। तो इसलिए अब ये फैलाया जा रहा है ताकि भारत में अगर कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसका इलाज नहीं है, तो उससे लड़ने के लिए, उसको समझने के लिए हमारे पास लैब तैयार है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के किस राज्य में जनवरी 2026 में निपाह वायरस के इन्फेक्शन के संदिग्ध मामले सामने आए? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल का जो उत्तर 24 परगना जिला है, तो उसी के 12/7 में स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाली 2 नर्सों में ये निपाह वायरस, बहुत ही खतरनाक वायरस होता है, उसके संक्रमण के मामले सामने आए हैं। तो केंद्र सरकार ने अपनी टीम भेज दी है। निपाह क्या है? निपाह एक जूनोटिक बीमारी है, मतलब कि ये जो इन्फेक्टेड जानवर है उससे मनुष्य में हो सकता है या दूषित भोजन के माध्यम से मनुष्य से मनुष्य में भी फैलता है, लेकिन बहुत ही उसका संक्रमण का दर जो है ना वो कम होता है, लेकिन इसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। तो अगर संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो फिर मौत के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हालांकि कुछ परसेंटेज है जो बच जाते हैं लोग, ठीक है। तो निपाह जो है ना वायरस वो चमगादड़ और सूअर जैसे जानवरों से इंसानों में फैलता है, ठीक है। निपाह इंडोनेशिया में एक गांव है, वहाँ पर सबसे पहले पाया गया था करीब 2 दशक पहले। उसके बाद ये नाम उसी गांव के नाम पर निपाह बन गया था, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल में ये मामला सामने आया। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पश्चिम एशिया के किस मुस्लिम देश ने जनवरी 2026 में शादी से पहले मेडिकल टेस्ट को कानूनन अनिवार्य कर दिया है? क्या होगा आंसर इसका? ओमान, ठीक है। ओमान ने ये काम कर दिया है। तो वहाँ के जो सुल्तान हैं, तो किंग कहिए, वहाँ किंग को सुल्तान कहते हैं, तो उनका नाम है हैथम बिन तारिक। उनकी ओर से एक रॉयल डिक्री जारी हुआ है, मतलब कानून बन गया है कि शादी का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करने से पहले दोनों पार्टनर को टेस्ट अनिवार्य कराना होगा, चाहे शादी ओमान में हो रही हो या बाहर हो। अगर कोई भी दो पार्टनर में से एक भी अगर ओमान का नागरिक है तो फिर ये नियम लागू होगा। तो कई तरह के टेस्ट होते हैं, वो सब टेस्ट कराने होंगे। मेनली 2 तरह के कहिए वो है। एक बार ओमान देख लेते हैं, फिर और बताते हैं। ये प्यारा भारत है अपना, और यहाँ पर ये वाला जो है ना ये ओमान है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो 2 तरह की जांचें होंगी। एक तो खून की जेनेटिक बीमारियों से संबंधित होगी, जिसमें सिकल सेल, एनीमिया, इसके अलावा थैलेसीमिया, ये सब जांच की जाएगी। दूसरा है संक्रामक रोगों का, यानी इन्फेक्शन वाले फैलाने वाले डिजीज, जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी, HIV, एड्स, इन सब का। चूँकि ओमान में और मुस्लिम देशों में क्या है कि कजन मैरिज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसे में क्या होता है कि आनुवांशिक बीमारियों का भी खतरा होता है, तो इसलिए ये किया गया है। वैसे अगर हम देखेंगे ना, इधर जो कई सारे देशों में, आप सऊदी अरेबिया देखिए, UAE देखिए, कतर देखिए, तो वहाँ पर ये है कि पहले ही टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है काफ़ी पहले से। अच्छा, सवाल होगा कि अब भारत में क्या स्थिति है? नहीं, भारत में अनिवार्य नहीं है, लेकिन करवा सकते हैं। करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ये ओमान है। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। आबादी करीब 56 लाख के आसपास है, और इससे इतने ही लोग बाहर के भी वहाँ रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बात करेंगे हम लोग अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और ये जो वीडियो देख रहे हैं उसका PDF मिल जाएगा आपको शार्प लर्निंग ऐप पर। तो जिन लोगों ने मेंबरशिप प्लान लिया हुआ है करंट फोर्स का, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है और दूसरा है
ISPCS मेंबरशिप प्लान। तो अभी छूट चल रही है, शुरू हो चुकी है, रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, सेल चल रहा है और बहुत ही मतलब करीब 80% तक रेट कम हो गए हैं। मात्र 150 रुपये में बेसिक मेंबरशिप प्लान मिल जाएगा और ISPCS जो है ना मात्र 250 रुपये मिल जाएगा। बस कुछ ही दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए ये ऑफर है, उसका समाप्त हो जाएगा। क्या क्या फ़ायदे होंगे? आपको पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाएंगे और अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिल जाएगा। उसमें PDF होता होगा, वीडियो होगा, टेस्ट सीरीज़ होगा, ये सब कुछ वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली और आपके एग्जामिनेशन से संबंधित जो टेस्ट सीरीज़ वो भी हम लोग देते हैं। तो आप देख सकते हैं, शार्प लर्निंग ऐप है, ये वाला ऐप है, यहाँ पर अभी छूट चल रही है तो ज्वाइन कर लेना आप। तो अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। प्रश्न यहाँ पर होगा कि केंद्र सरकार ने BSF का नया DG किसको बनाया? डायरेक्टर जनरल। आंसर होगा प्रवीण कुमार, IPS अधिकारी हैं प्रवीण कुमार, तो उनको बना दिया गया है। अच्छा, इसमें आंसर ही था सीधे। चलिए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने जनवरी में ये फैसला लिया है। प्रवीण कुमार जो है वो पश्चिम बंगाल कैडर के 1993 बैच के IPS अधिकारी हैं और इससे पहले ITBP के DG के तौर पर काम कर रहे थे। तो अब इनको पूरी तरह से BSF का दायित्व दे दिया गया है रिटायरमेंट तक के लिए। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP उसका नया डायरेक्टर जनरल किसको नियुक्त किया है? आंसर होगा शत्रुजीत सिंह कपूर। ये पहले हरियाणा के DGP थे, बीच में वहाँ पर एक IPS ने आत्महत्या कर ली थी और इन पर बहुत सारे आरोप लगाए थे, तो ये इनको छुट्टी पर भेज दिया गया था। अब ITBP का डायरेक्टर जनरल इनको बना दिया गया है। 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं ये। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी उसका DG किसको नियुक्त किया है? आंसर होगा राकेश अग्रवाल। पिछले सप्ताह के करंट अफेयर्स में मैंने इन्हीं का नाम बताया था, लेकिन वो प्रभारी बनाया गया था। अब इनको परमानेंट बना दिया गया है, मतलब जब तक कि रिटायरमेंट नहीं होता है तब तक के लिए। तो केंद्र सरकार की जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, तो उसी कमेटी ने ये फैसला किया। ठीक है, 2028 जुलाई तक ये इस पद पर बने रहेंगे। IPS अधिकारी हैं हिमाचल प्रदेश कैडर के। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AK बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, चेयरमैन बना दिया गया है इनको, AK बाला सुब्रमण्यम। तो वो भारत के सर्वोच्च परमाणु सुरक्षा नियामक के रूप में 3 साल तक काम करेंगे। AERB क्या है? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इसका गठन हुआ था 1983 में और इसको मतलब इसलिए बनाया गया था ताकि जो परमाणु ऊर्जा है उसका जो नागरिक उपयोग है उसको स्ट्रक्चर्ड करने के लिए। और अब तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है ये संगठन, ये नियामक, ये अथॉरिटी क्यों हो गया रेगुलेटरी बोर्ड महत्वपूर्ण? क्योंकि अभी शांति विधेयक संसद ने पास किया, राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दी है। तो शांति विधेयक के जरिए अब प्राइवेट प्लेयर्स को यानी प्राइवेट कंपनियों को यह अधिकार मिल गया है कि वो अब परमाणु ऊर्जा से संबंधित बिजली केंद्र स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में इस रेगुलेटरी बोर्ड का बहुत महत्वपूर्ण जो है ना वो भूमिका आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, पसंद आ रहा हो और आप YouTube चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर ये वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक बटन दबाइए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे वो किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बन गई हैं? आंसर होगा मेघालय। मेघालय की पहली महिला चीफ जस्टिस है। देखिए, जब भी पहली या पहला व्यक्ति नियुक्त होता है तो महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जामिनेशंस के लिए। तो अभी जनवरी में 11 जनवरी 2026 को उनको नियुक्त किया गया है और वो उनको शपथ दिलाई है मेघालय के गवर्नर चंद्रशेखर H विजय शंकर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेते हैं और आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स सेकेंड वीक जनवरी 2026 का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, दिसंबर 2025 में खुदरा महंगाई दर कितनी रही? 1.33% रही है। ठीक है, खुदरा महंगाई दर कैसे तय होती है? तो CPI के जरिए तय होती है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए। तो 1.33% वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि दिसंबर 2024 में जो खुदरा महंगाई थी, मतलब खुदरा सामानों की जो कीमत थी उससे 1.33% अभी दिसंबर 2025 में ज़्यादा थी। ठीक है, 24 की तुलना में ये है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, बढ़ी है ये महंगाई दर।
और हालांकि ये आरबीआई का जो एक जो बना हुआ ना कि 4% महंगाई दर हो तो अच्छा है, उससे 2% कम और 2% ज़्यादा भी हो तो भी चल सकता है। नहीं, 2 से 6% जो है ना आरबीआई मानता है कि उतना होनी चाहिए महंगाई, ताकि देश तरक्की कर सके। ठीक है, लेकिन उससे कम है महंगाई, ये देखने को मिल रही है। और कौन जारी करता है ये खुदरा महंगाई दर? तो एनएसओ जारी करता है, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और ये हिंदी में कहते हैं इसको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, हिंदी में कहेंगे सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण है आरबीआई के लिए क्योंकि जो महंगाई है ना, खुदरा महंगाई, उसको कंट्रोल करने का प्राथमिक दायित्व है आरबीआई के पास। ठीक है, मतलब सरकार तो है ही, लेकिन पहली जिम्मेदारी आरबीआई को दिया हुआ। तो आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है महंगाई को? रेपो रेट के जरिए तय करता है। रेपो रेट जो है ना, वो आरबीआई के पास एक टूल है महंगाई से लड़ने के लिए। तो होता क्या है, जब महंगाई कंट्रोल करना होता है तो मार्केट में लिक्विडिटी को कम कर दिया जाता है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई का मामला होता है यहाँ पर। ठीक है, और जब महंगाई बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो रेपो रेट को बढ़ा देता है आरबीआई। लेकिन अभी लगातार रेपो रेट जो है ना, माना जा रहा है कि और भी कम हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में थोक महंगाई दर कितनी रही? 0.83%, ये थोक महंगाई दर रही है। तो ये कैसे तय होता है थोक महंगाई दर? तो थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, शॉर्ट में कहते हैं WPI, उसके जरिए ये तय किया जाता है। और कौन जारी करता है? तो DPIIT जारी करता है। ठीक है, खुदरा महंगाई दर अलग है होता है, वो NSO जारी करता है, और थोक महंगाई दर वो DPIIT जारी करता है, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। क्लियर होगी बात? तो ये महत्वपूर्ण बात रही। थोक महंगाई दर मतलब थोक चीज़ें, जैसे आप जिस रिटेलर से सामान खरीदते हैं, वो रिटेलर जिससे सामान खरीदता है तो वहाँ पर कितनी महंगाई है वो देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग डिफेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, भारत के किस सैन्य अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा मेजर स्वाति शांता कुमार। ठीक है, मेजर स्वाति शांता कुमार। ओके, तो ये नाम आपको याद रखना है। और उनको ये अवार्ड जो ना देख रहे हैं फोटोग्राफ आप, जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, तो उन्होंने ये अवार्ड दिया है। मेजर स्वाति जो है वो, उनको क्यों ये अवार्ड मिला? तो देखिए, वो दक्षिणी सूडान मिशन में वो काम कर रही हैं, जो संयुक्त राष्ट्र का जो शांति सेना है वहाँ पर। तो उसी में उन्होंने महिलाओं को सुरक्षित रखने का काम किया बड़े पैमाने पे, तो इसलिए ये सम्मान एंटोनियो गुटेरेस ने इनको दिया है, मेजर स्वाति शांता कुमार को। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय सैन्य बल ने भैरव लाइट कमांडो बटालियनों की स्थापना की है? आंसर होगा भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने की है भैरव लाइट कमांडो बटालियन की स्थापना। ये स्पेशल कमांडो यूनिट है जो छोटी आकार में है, लेकिन उसको आज के समय में जो तकनीकी युद्ध है उसमें माहिर किया जा रहा है। ड्रोन का उपयोग, साइबर हमले हो रहे हैं उससे निपटना, और हर तरह के हथियार का यूज़ करना, ये सब कुछ उनको सिखाया गया है, बताया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन अब बात करेंगे हम लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, किस देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हिली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है? कहाँ की हैं वो? ऑस्ट्रेलिया की हैं वो। जनवरी में यह ऐलान किया उन्होंने, और लगातार चोट लगी थी, इस वजह से उन्होंने कहा कि इस वजह से कर रहे हैं। और वो ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीम है ना क्रिकेट की, तो उसके तेज गेंदबाज हैं मिचेल स्टार्क, तो उनकी पत्नी है ये। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है कि फरवरी मार्च 2026 में अभी भारत मतलब वो एक मैच होने वाला है, उसमें वो खेलेंगी, उसके बाद ही अपने करियर
को आखिरी मतलब आखिरी वो खेल खेलेंगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय धावक यानी एथलीट जिनसन जॉनसन ने संन्यास ले लिया तो उन्होंने 3 बार किन खेल आयोजनों में पदक जीता था? आंसर क्या होगा? एशियाई गेम्स, एशियन गेम्स में। कब कब जीता था? 2018 में गोल्ड मेडल जीता था 1500 मीटर में, 2018 में ही 800 मीटर में सिल्वर मेडल जीता था, 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1500 मीटर की रेस में। 34 ईयर के हैं, केरल के हैं वो मूलतः। और अब बात करेंगे अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रश्न यहाँ पर होगा, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में बेस्ट फिनटेक एंड DPI अडॉप्शन अवार्ड किस बैंक ने जीत लिया है? आंसर होगा कर्नाटका बैंक ने ये खिताब जीत लिया है। कर्नाटका बैंक के MD और CEO कौन है? तो वो हैं राघवेंद्र S भट्ट। तो उन्होंने ये इसके बारे में मीडिया को बताया है। इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मंगलुरु, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन जिसकी काफ़ी चर्चा रही है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की किस विजेता ने अपना अवार्ड अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सौंप दिया? आंसर क्या होगा? मारिया कोरिना माचाडो। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। ये कौन है? वेनेजुएला की विपक्ष के लीडर हैं। ठीक है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने 15 जनवरी को व्हाइट हाउस में ये पुरस्कार जो है उनके नाम करते हुए भेंट कर दिया। ठीक है, अब देखिए कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ट्रंप ने अभी अगवा करवाया था वहाँ से उठाकर और जेल में रखा हुआ है। और वहीं की एक लीडर वो इनको जो है सम्मान दे रही हैं, नोबेल प्राइज़ अपना दे रही हैं। और ये कहा कि इससे वेनेजुएला की जनता बहुत ही सम्मानित, खुद को बहुत सम्मानित महसूस करेगी, ये बात कही है। हालांकि नोबेल पुरस्कार की जो कमेटी है उसने ये साफ तौर पर कहा हुआ है कि नोबेल पुरस्कार एक बार घोषणा होने के बाद इसको रद्द नहीं किया जा सकता है, न ही इसको साझा किया जा सकता है, न ही किसी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, तो अक्टूबर 2025 में ये माचाडो को ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई थी और उसके एक महीने बाद उनको मिल भी गया था और अब इन्होंने ट्रंप को वो समर्पित कर दिया है। तो नाम आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किस अमेरिकी साइंटिस्ट ने माइको राइजल रिसर्च के लिए टायलर पुरस्कार 2026 जीता है? टायलर पुरस्कार जो ना वो पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका टोबी कियर्स। ठीक है, अब ये सवाल आपके मन में हो सकता है कि माइको राइजल ये होता क्या है? माइको राइजल जो है ना कवक होते हैं, मतलब जंगल घास के मैदान है ना, तो उसके खेत वो मैदान या खेत के नीचे विशाल भूमिगत कवक तंत्र होता है जो पृथ्वी के जलवायु को चुपचाप कंट्रोल करता है, बड़े पैमाने पर कार्बन सिंक करता है, कार्बन को सोखता है। ठीक है, हर साल करीब 13 अरब टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ये ज़मीन के ठीक नीचे वो रहता है और पौधों को मदद भी करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण ये अवार्ड है जो इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय एक्ट्रेस को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 समारोह में प्रेजेंटर बनने का मौका मिला है? आंसर क्या होगा? प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, तो 83rd ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हुआ था 11 जनवरी 2026 को अमेरिका में और वहीं पर इन्होंने प्रेजेंटर के तौर पर भूमिका निभाई। इसको होस्ट किया था कॉमेडियन निकी ग्लेजर ने और प्रेजेंटर कई सारे थे। प्रेजेंटर का काम क्या होता है कि जो विजेता हैं उनको अवार्ड प्रेजेंट करना देना, तो उनमें ये भी थी, इनको भी शामिल किया गया था, प्रियंका चोपड़ा को भी। ठीक है, इसी तरह से ये इस तरह के प्रश्न एग्जामिनेशन में आ चुके हैं जब दीपिका पादुकोण को चुना गया था एक बड़े आयोजन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 समारोह में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब किस फिल्म ने जीता है? आंसर होगा हैमनेट। इसके निर्देशक यानी डायरेक्टर कौन है? क्लाई झाओ। तो इस फिल्म ने ये खिताब जीत लिया है। ये फिल्म जो है ना वो ओफारल के 2020 के उपन्यास पर आधारित है और इस फिल्म में विलियम
शेक्सपियर और उनकी पत्नी के पारिवारिक जीवन को नाटकीय रूप से दर्शाया गया है, जिसमें वे अपने 11 वर्षीय बेटे की मृत्यु के सदमे से जूझते हैं। ये है, ठीक है। तो कई सारे अवार्ड दिए गए हैं। ये फिल्म और टेलीविज़न का एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चित अवार्ड है। इन फिर टेलीविज़न का तो उधर ही के ज़्यादातर टेलीविज़न के शो हैं, उन सबको अवार्ड मिला है, पश्चिम के ही। फिल्मों में भी वहीं के मिला है, लेकिन फिल्मों के क्वेश्चन अक्सर कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए फिल्म का लिस्ट मैंने इसमें भी दे दिया और पीडीएफ में भी मैंने रख दिया है, ठीक है। तो बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का हेमलेट को मिला है। बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी का मिला है ए बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट मोशन पिक्चर एनिमेटेड का उसको मिला है के पॉप डेमन हंटर्स को, ठीक है। बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज का द सीक्रेट एजेंट को, ब्राज़ील की फिल्म है। बेस्ट एक्टर ड्रामा वैगनर मोरा को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा का जेसी बकले को मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमसन एडरसन को मिला है द बैटल आफ्टर अनदर। ये महत्वपूर्ण अवार्ड है। आगे बढ़ते हैं और अब इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर होगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जो कि जनवरी में जारी हुआ, तो उसकी रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? इंडिया का स्थान क्या है? आंसर होगा 80। भारत 80th यानी 80वें स्थान पर इस वक्त है। और भारत ने ये रैंक किसके साथ साझा किया है? अल्जीरिया और नाइजर के साथ, ठीक है, संयुक्त रूप से 80वें स्थान पर। और भारत के नागरिक कितने देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं? 55 देशों में, ठीक है। अच्छा, पिछले जो रैंकिंग है वो भी देख लेते हैं। अभी का तो 80वां है। अक्टूबर में 2025 में भी जारी हुआ था 85th रैंक, जुलाई 2025 में 77th और जनवरी 2025 में 85th रैंक थी। तो ये क्या है ना, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये एक साल में कई बार जारी होता है, 2 बार या 3 बार जारी होता है। तो इसलिए ये सब कुछ याद रखना होगा आपको, ठीक है, नहीं तो पूछ दिया जाएगा। एक बार हुआ था कि सर आपने तो हमें बताया था कि ये रैंक है और था कुछ और रैंक। हमने कहा सवाल तो देखो, मैं तो उसी तरह से बताता हूँ, क्वेश्चन भी बनाता हूँ इसी तरह से। जनवरी में जारी, आप देखेंगे पिछला क्वेश्चन तो अक्टूबर में जारी, इस तरह से, ठीक है। तो ये याद रखना है। पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है? अफगानिस्तान 101 है, पाकिस्तान 98, नेपाल 96, बांग्लादेश 95 है, श्रीलंका 93, म्यांमार 89 और चाइना जो है 59 रैंक पर है। अगला क्वेश्चन होगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जो कि जनवरी में जारी हुआ, उसके मुताबिक दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में नंबर 1 कौन सा है? पहला स्थान तो वो है सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर को पहला स्थान मिला है। सिंगापुर का पासपोर्ट इससे पहले भी 2024-25 में टॉप पर था, ठीक है। तो पूरी लिस्ट यहाँ पर देख रहे हैं आप। नंबर 1 सिंगापुर है, सेकंड पर जापान और साउथ कोरिया है। सिंगापुर के लोग अपने पासपोर्ट से 192 देशों की यात्रा कर सकते हैं बिना वीज़ा लिए, केवल पासपोर्ट के जरिए। फिर जापान और साउथ कोरिया सेकंड पे, तीसरे पर डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड है। फोर्थ स्थान है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड्स और नॉर्वे का। और फिफ्थ स्थान यहाँ देख रहे हैं आप, हंगरी, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। अच्छा, सबसे खराब स्थिति किसकी है? सबसे खराब स्थिति आप देखेंगे अफगानिस्तान की है, 101 रैंक है और 24 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा हो सकती है। फिर उससे बेहतर है सीरिया, उससे बेहतर है इराक, पाकिस्तान, यमन की भी हालत ख़राब है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत किस देश को पीछे छोड़कर 2024-25 में दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? चीन को पीछे छोड़कर भारत बन गया है। और भारत ने आप देखिए कि 2024-25 में कितना उपजाया है? 150 मिलियन मैट्रिक टन का चावल का उत्पादन किया, जबकि चीन ने इस दौरान 145.28 मिलियन मैट्रिक टन उसका उत्पादन रहा है। और भारत ने कितना चावल का उत्पादन किया पूरी दुनिया का? तो वो है लगभग 28%। और ये देखिए आंकड़े कि किस तरीके से साल दर साल हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, 150 मिलियन टन तक। लेकिन बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं,
क्योंकि चावल के उत्पादन में पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब सरकार फसलों की विविधता की भी बात कर रही है, जैसे कि चावल तो हम निर्यात कर लेते हैं, लेकिन दाल वगैरह हमको आयात करना पड़ता है। तो अब सरकार ने दलहन मिशन भी लॉन्च किया हुआ है ताकि दालों का उत्पादन तेजी से बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश कौन है जिसके निर्यात में वर्ष 2025 में 19.4% की वृद्धि हुई? भारत हालांकि पहले से सबसे बड़ा निर्यातक है, और भारत के बाद स्थान है ना, वो स्थान आ जाता है आपका कुछ पाकिस्तान है, वियतनाम है, थाईलैंड है। लेकिन इन तीनों देशों के तीनों देशों के इकट्ठा कर लेंगे उससे भी ज़्यादा भारत निर्यात करता है। ठीक है, तो कुछ आंकड़े भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि भारत में 2025 में 19.4% की वृद्धि हुई और 21.55 मिलियन मैट्रिक टन ये निर्यात भारत ने पहुंचाया। ठीक है, और उत्पादन कितना होता है? 150 मिलियन मैट्रिक टन, और निर्यात इतना। हालांकि ये दूसरा है अब तक का। ठीक है, ये वाला हिस्सा। इससे पहले 2022 में हमने उससे भी ज़्यादा यानी 22.3 मिलियन मैट्रिक टन निर्यात किया था। और इतना निर्यात कर रहे हैं कि मतलब बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल का रेट गिर गया है। ठीक है, उससे पाकिस्तान और वियतनाम, थाईलैंड, इन सबको नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS से बीमार एस्ट्रोनॉट को इतिहास में पहली बार इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए पृथ्वी पर लाने का काम किस स्पेस एजेंसी ने किया? आंसर होगा नासा ने किया है। हालांकि यात्रियों की बात करेंगे तो जापान के भी यात्री थे, रूस के भी यात्री थे। ठीक है, तो 4 लोगों को लाया गया है और सीधे उठाकर उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। नासा ने ये नहीं बताया कि इन चारों में से कौन बीमार था या चारों बीमार थे। कहा कि गोपनीय रखना जरूरी है क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों का जो प्राइवेसी है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये जनवरी में ये खबर आई कि मतलब पूरी दुनिया चौंक गई कि नासा ने पहली बार मतलब बीमारी की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर वो अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर आया है। और अधूरा 6 महीने के लिए भेजा गया था, 5 महीने में ही वापस लाना पड़ा है। ठीक है, और इसको लाया गया है क्रू 11 मिशन के जरिए स्पेस एक्स की मदद से। ठीक है, अब सवाल होगा कि अंतरिक्ष स्टेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो वहाँ पर क्या वो खाली है? नहीं, वहाँ पर लोग हैं, 3-4 अंतरिक्ष यात्री वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसरो के लिए सेटबैक है। क्या होगा प्रश्न यहाँ पर कि इसरो का वर्ष 2026 का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से भेजा गया था जिसके 16 सैटेलाइट अंतरिक्ष में खो गए? उनमें से एक ने सिग्नल दिया था। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? PSLV C62। PSLV C62 ये याद रखना है आपको। ये इस साल का 2026 का पहला मिशन था। 12 जनवरी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित जो अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से 16 सैटेलाइट को लेकर ये जो है ना वो लॉन्च हुआ था PSLV C62। लेकिन हुआ यूँ कि आगे बढ़ने के बाद ये देख रहे हैं उसकी रफ्तार गड़बड़ा गई। तीसरा स्टेज के लास्ट में, उस 4th स्टेज पर जाना था, तीसरे स्टेज में ही ये जो है ना वो अब इस दिशा में जाना था, उसका पाथ बना हुआ था, लेकिन वो क्या हुआ, इधर से आगे बढ़ता चला गया और अंतरिक्ष में चला गया, कंट्रोल से बाहर हो गया। तो ये जो है ना वो घटना हुई है बहुत मतलब भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में ये बड़ा झटका माना जा रहा है इसको। और इसी के बाद जो गगनयान मिशन के लिए जो मानव रहित जो कैप्सूल भेजा जाना था ना, उसमें मानव नहीं होते, तो उसको फिलहाल अभी स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। और ये PSLV C62 है, ये रॉकेट काफ़ी भरोसेमंद रहा है। कई सारे महत्वपूर्ण लॉन्चेज इसने किए हुए हैं, जैसे चंद्रयान 1, मंगलयान, आदित्य L1, एस्ट्रोसैट जैसे बहुत सारे मिशन
वो सक्सेसफुल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आप जान लीजिए, PSLV जो ना रॉकेट का नाम है, और C-62 क्या है, C-62 वर्जन है। ठीक है, अभी देखिए क्या है ना कि भारत के पास रीयूजेबल रॉकेट नहीं है। हम एक बार रॉकेट लॉन्च करते हैं और वो नष्ट हो जाता है, मतलब अंतरिक्ष में हमने अपना काम कर लिया, सेटेलाइट भेज दिए, या चंद्रयान को ही भेजना था, वहाँ तक पहुँचा है, चंद्रयान आगे बढ़ गया, उसके बाद हम इसको फिर से यूज़ नहीं करते हैं, फिर से बनाया जाता है। इसलिए जितने वर्जन होते हैं वो फिर अगला जो नंबर आएगा ना, जो लॉन्च होंगी, उसमें देखेंगे आप C-63 है। ठीक है, 16 सेटेलाइट गए थे, और उनमें से एक था EOS-N1 यानी अन्वेषा। अन्वेषा बहुत ही महत्वपूर्ण एक सेटेलाइट था, जो भी डिस्ट्रॉय हो गया, फिर से इसको बनाना होगा। ये खुफिया सेटेलाइट, ये प्रकाश के मतलब बहुत सारे रंगों को, 100 से ज़्यादा प्रकाश के जो लाइट के कलर्स हैं उन सबको डिटेक्ट कर सकता था। इससे क्या है, दुश्मन के जो गतिविधियां हैं एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता। ठीक है, तो ये सब खो गया। इसके अलावा दुनिया में बहुत सारे देशों के सैटेलाइट थे, वो खो गए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महत्वपूर्ण लोगों के निधन से रिलेटेड। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, प्रसिद्ध गायक और एक्टर प्रशांत तमांग का निधन हो गया 11 जनवरी 2026 को। तो वह किस सिंगिंग शो के विनर रहे हैं जिसकी वजह से वो पॉपुलर हुए थे? इंडियन आइडल सीजन 3। 43 ईयर के थे मात्र, और दिल्ली में अपने घर पे थे, हार्ट अटैक आ गया और डेथ हो गई। कई सारी वेब सीरीज में उन्होंने काम किया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बेला टार का बीमारी की वजह से निधन हो गया 6 जनवरी 2026 को। तो किस देश से थे? हंगरी के थे। और ये भी सवाल हो सकता है आपसे कि स्लो सिनेमा आंदोलन के संस्थापक का नाम बताएं जिनका निधन हो गया? बेला टार। ठीक है, स्लो सिनेमा मतलब घंटों, 7 घंटे 8 घंटे की फिल्म है, तो इसको स्लो सिनेमा कहा जाता है। उसके संस्थापक के तौर पर रहे हैं। 70 ईयर के थे, 70 साल के जब निधन हुआ। और उन्होंने कई सारी डरावनी फिल्मों के लिए ये जाने जाते हैं, तो डरावनी फिल्में बनाई थी, जैसे डैगमेंशन, सैटन टैंगो, ये सब। ठीक है, बहुत सारी पॉपुलर फिल्में इनकी रही है। द आफ्टर साइड, द प्रीफैब पीपल, ये सब फिल्में। अगला क्वेश्चन, पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी का निधन हो गया 5 जनवरी 2026 को। तो उन्हें मतलब उन्होंने ये अवार्ड जो है ना कब जीता था, किस वर्ष जीता था? आंसर होगा इसका 1990 में जीता था उन्होंने। 67 ईयर के थे। 2005 में इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी मिल चुका था। भारतीय जो राष्ट्रीय टीम थी बिलियर्ड्स की, मतलब तो उसके ये कोच, हेड कोच भी रह चुके थे। अच्छा, इनके बेटे हैं सौरभ कोठारी, उन्होंने भी 2025 में बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता हुआ है, विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। अब बात करेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रश्न यहाँ पर होगा, किस पूर्वोत्तर राज्य के वैज्ञानिकों ने मेढकों की नई प्रजाति, नाम क्या है, लिप्टोब्रेकियम सोमानी और लिप्टोब्रेकियम मेचुका, इसकी खोज की है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो 2 तरह के मेढक हैं, इनको ढूंढा नहीं गया था, तो अब ये ढूंढा गया है और इनके नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में ये पाया गया है। अगला क्वेश्चन, रातापानी टाइगर रिजर्व, उसका नाम बदलकर किस पुरातत्वविद के नाम पर रखने की योजना का ऐलान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया? अभी रखा नहीं गया नाम, उन्होंने कहा है कि ये रखेंगे, घोषणा की है। आंसर होगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। ठीक है, ये कौन थे जिनके नाम पर रखे जाने की ये मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है? तो ये जो है ना वो पुरातत्वविद थे, और इन्होंने जो वहाँ सेंचुरी है ना, रातापानी टाइगर सेंचुरी, तो वहाँ पर एक वर्ल्ड हेरिटेज है भीम बेटका। तो इन्हीं के प्रयास से ये वर्ल्ड हेरिटेज का जो है ना वो तमगा मिला था इनको। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। तो मध्य प्रदेश में है ये, भोपाल के पास में ही ये टाइगर सेंचुरी है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एशियाई जल पक्षी गणना, उसकी कौन सी भी गणना, हाँ कौन सी भी गणना, वो जनवरी में हुई है। आंसर का 40वें ये गणना हुई है, सेंसस किया गया है। और इसका जो डेटा आएगा वो मैं फिर बताऊंगा। ठीक है, अभी गणना पूरी हो गई है, रिपोर्ट आने में महीने, 6 महीने, साल भर, 2-2 साल लग जाते हैं। अब बात करेंगे स्कीम यानी योजना, राज्यों की, केंद्र की, इन सब से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर होगा। किस राज्य में उत्तर से दक्षिण के जिलों को जोड़ने के लिए 6 नए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये नॉर्थ साउथ पहली बार ये बनाए जा रहे हैं। देखिए, इसको मैप के जरिए आप समझेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। प्यारा भारत है और यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। अब तक जो एक्सप्रेसवे, हाईवे, स्टेट हाईवे बने हुए हैं ना, ये पूरब से पश्चिम की ओर बने हुए हैं ऐसे। ठीक है, अब सरकार ने कहा है कि हम इधर से ऐसे बनाएंगे, उत्तर से दक्षिण बनाएंगे, ताकि कनेक्टिविटी जो है ना वो बेहतर हो सके। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ताकि यहाँ से यहाँ आसानी से आना जाना हो सके। और इससे ये सारे एक्सप्रेसवे, हाईवे, स्टेट हाईवे, ये सब कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं देख लीजिए। श्रावस्ती प्रयागराज है, पहला कॉरिडोर है, उसकी लंबाई है 262 किलोमीटर। दूसरा है कुशीनगर वाराणसी कॉरिडोर, इसकी लंबाई है 220 किलोमीटर। तीसरा है नेपाल सीमा से प्रयागराज तक, और इसकी सीमा होगी, इसकी लंबाई होगी 295 किलोमीटर। चौथा होगा लखीमपुर खीरी से बांदा, ये 502 किलोमीटर लंबा होगा। पांचवा है बरेली से ललितपुर, और ये 547 किलोमीटर का होगा। छठा देख रहे हैं पीलीभीत से उरई हरपालपुर, ये 514 किलोमीटर का होगा लंबा। तो ये सब है महत्वपूर्ण चीज़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी पीआईबी ने किस राज्य के कमला जल विद्युत परियोजना, ये करीब 1720 मेगावाट क्षमता की है, तो उसके लिए 26,070 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश में कमला नदी है, जो सुबनसिरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है, उसी पर यह परियोजना बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये है कमला हाइड्रो प्रोजेक्ट, उसी के लिए मंजूरी दे दी गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग, कुछ पॉइंट्स भी दे दिया गया है जो मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं, और आप देख रहे हैं मैराथन करंट अफेयर्स एक तरह से वीकली का लगातार। क्वेश्चन यहां पर होगा, भारतीय अध्यक्षता के दौरान वर्ष 2026 में ब्रिक्स की थीम क्या है? थीम बताइए। आंसर क्या होगा? लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो भारत जो है ना 2026 में ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है, आपको पता है। इससे पहले ब्राज़ील था ऑफिशियल प्रेसिडेंट, उसने भारत को सौंप दिए प्रेसिडेंट, और चौथी बार है जब भारत जो है ना इस समूह की अध्यक्षता वो कर रहा है। इससे पहले 2012, 2016, 2021 में अध्यक्षता कर चुका है, अब 2026 में मिला है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनकी मौजूदगी में लोगो और थीम को लॉन्च किया गया है। लोगो जो है ना वो कमल का है और बीच में नमस्कार की मुद्रा बनी हुई है। ठीक है, तो ये है एक महत्वपूर्ण बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वीमर ट्रायंगल किन 3 देशों का राजनीतिक समूह है जिसकी बैठक में पहली बार भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिरकत की है? जनवरी 2026 में वहां पहुंचे, उसमें भी मीटिंग में हिस्सेदारी की। आंसर क्या होगा इसका? आंसर है फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। तो ये 4 हो गए, चौथे सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर। तो ये मीटिंग हुई है जनवरी 2026 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, तो एक बार मैप के जरिए भी देख लीजिए, प्यारा भारत है और ये मीटिंग वीमर ट्रायंगल है। वीमर ट्रायंगल जो है ना, अब देखिए आप, हाँ, फ्रांस हो गया,
फिर जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, इन तीनों का ट्रायंगल है। फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक क्षेत्रीय राजनीतिक समूह है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, 1991 में, ठीक है। तो ये आपसी जो मतभेद हैं, आपसी जो चीज़ें हैं, उन सब को लेकर ये बातचीत करते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं। तो इसमें पहली बार भारत इसमें शामिल हुआ है। अब बात करते हैं विदेश, बहुत अस्थिर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव, ईरान और अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच में जनवरी 2026 में भारत किस पोर्ट के संचालन से अस्थायी रूप से अलग हो गया? क्या होगा आंसर इसका? चाबहार पोर्ट। और चाबहार पोर्ट में कौन सा टर्मिनल भारत ने निर्माण किया है? उसका शाहिद बेहश्ती टर्मिनल, इसका निर्माण किया और भारत संचालन करता था। लेकिन अमेरिका ने अभी जनवरी में ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए। कह दिया अमेरिका ने, ट्रंप ने कह दिया है कि अगर कोई भी व्यापार करेगा, व्यापारिक रिश्ते रखेगा कोई भी देश, तो उस पर हम 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। अब इसके बाद फिर भारत को चाबहार से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर आना पड़ गया, ठीक है। चाबहार पोर्ट के लिए एक कंपनी भी बनाई गई थी और उस कंपनी यानी IPGL, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, उसके सारे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, डायरेक्टर ने, सबने इस्तीफा दे दिया एक झटके में, ठीक है, तमाम डायरेक्टर्स ने। तो अब और इसके साथ ही भारत ने क्या किया ना, एक बहुत बड़ी रकम वो ईरान को सौंप दी है, ठीक है। ये रकम है $120 मिलियन की, करीब 1000 करोड़ रुपए ईरान को ट्रांसफ़र कर दिया। ये राशि वो है जो भारत ने वादा किया था कि हम इसका संचालन और इसमें खर्च करेंगे, ठीक है। तो अपनी जो वित्तीय वायदा था उसको सुनिश्चित कर दिया, पूरा कर दिया, ताकि भविष्य में कोई आर्थिक दायित्व भारत पर न रहे। इसके लिए अब अगर तनाव ख़त्म होता है ईरान में तो फिर भारत फिर से कर सकता है, ठीक है, उसका यूज़। तो ये जो पोर्ट है ना चाबहार, ये यहाँ पर है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके ज़रिए हम सेंट्रल एशिया, रशिया, इधर आपको यूरोप, इन सब जगहों पर आसानी से जा सकते थे बिना पाकिस्तान की मदद के। अब देखिए कि ईरान से जाना बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि बहुत तनावपूर्ण स्थिति है। तो अगर हमें अफ़गानिस्तान में सामान पहुंचाना है यहाँ पर, या और कोई दूसरे जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, तो बड़ा मुश्किल है पहुंचाना, कैसे पहुंचाएंगे अब, है ना। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन भारत ने छोड़ दिया इसको और पैसे भी दे दिए कि भाई आप चलाइए, संभालिए। तो भारत के लिए बड़ा झटका है, भारत के व्यापार के लिए बड़ा झटका है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। भारत सरकार ने कहा कि हम बात कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम अमेरिका से बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि प्रतिबंध जो है ना वो चाबहार से को छूट दे दी जाए। इससे पहले अक्टूबर में 6 महीने के लिए छूट दी गई थी, जो अक्टूबर 2025 में छूट मिली थी अमेरिका से। वो समय जो है ना वो समाप्त हो रहा था अप्रैल 2026 में, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप ने कह दिया कि हम नहीं कुछ जानते हैं, हम तो 25% और टैरिफ लगाएंगे। भारत ने कहा कि भाई अब बंद करो, ठीक है। बड़ा झटका भारत के लिए। अगला क्वेश्चन, किस देश की अदालत ने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश को गलत बताते हुए वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 5 साल की कैद की सजा सुनाई? आंसर का दक्षिण कोरिया। वहाँ की अदालत ने 16 जनवरी को इनको जेल की सजा सुना दी। हुआ क्या था कि दिसंबर 2024 की बात है, पद पर रहते हुए उन्होंने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की थी और अदालत ने कहा कि ये गलत हुआ था, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो ये प्यारा भारत है, मैप में देखिए, और इधर ये चाइना है, इधर उत्तर कोरिया है और ये है दक्षिण कोरिया, ये वाला, ठीक है, यानी साउथ कोरिया। तो यहाँ की राजधानी क्या है? सियोल है। राष्ट्रपति अभी कौन है? ली जे म्यूंग है। यहाँ पर मुद्रा चलती है साउथ कोरियन वॉन, भाषा कोरियाई लैंग्वेज बोली जाती है, और इसका पड़ोसी है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, हिंदी में कहेंगे उत्तर कोरिया, ये दक्षिण कोरिया।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, जर्मनी के चांसलर का नाम बताएं जो जनवरी 2026 में भारत की यात्रा पर रहे हैं। आंसर का फ्रेडरिक मर्ज। 12 जनवरी को पहुंचे थे, 12-13 को रहे, अहमदाबाद में वो है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो वहाँ वार्ता की उन्होंने, साबरमती आश्रम का दौरा किया, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव उसमें भी हिस्सा लिया। ठीक है, और एक और चीज़ हुआ है वो आगे बताते हैं हम आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, जर्मनी के चांसलर ने भारत यात्रा के दौरान भारतीय नागरिकों के लिए किस प्रकार की वीज़ा सुविधा की घोषणा की। आंसर का एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा से छूट। भारतीयों को अब एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिए मैप के ज़रिए। प्यारा भारत है और यूरोप की ओर चलते हैं। ठीक है, यूरोप में ये वाला जो रेड वाला देख रहे हैं आप, जर्मनी है। तो भारत से जब भी कनाडा या अमेरिका या मैक्सिको इन सब देशों के लिए जाना होता है ना, तो उतनी लंबी उड़ान लगातार नहीं भर सकते, तो एक जगह रुकना पड़ता है विमान को, और अगर ये रुक रहा है तो वहाँ पर ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है पहले ही। अब यहाँ पर रुकने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन ट्रांजिट मतलब जाते समय हम थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं उसके लिए, तो इससे पैसे की भी बचत होगी और ये एक जो तनाव था ट्रांजिट वीज़ा का वो नहीं लेना पड़ेगा। क्लियर होगी बात। तो ये महत्वपूर्ण फैसला ये हुआ है भारत और जर्मनी के बीच में हुआ है। फ्रेडरिक मर्ज जो कि वहाँ के चांसलर है वो भारत आए थे, उसी के दौरान उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। ट्रांजिट एरिया होता है एयरपोर्ट पर, मतलब आपको क्या है ना कि विमान जा रहा है तो वहाँ से विमान बदलना है या फिर विमान को रुकना है, वहाँ पर रेस्ट करना है 2-3 घंटे, तो एक ट्रांजिट एरिया में आप रुक सकते हैं। हाँ, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जर्मनी में ही घूमने चले गए वो बिना वीज़ा के, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये ट्रांजिट के मामला है। आगे बढ़ते हैं और अब बात क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन ये लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को किस देश का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित किया जिसे दुनिया ने सीरियसली लिया ही नहीं। आंसर को वेनेजुएला, लेकिन बहुत सारी बातें सीरियसली भी लिया जा रहा है उसकी धमकियों को। तो ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट जारी की डाला और लिख दिया उसमें एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, जबकि असलियत ये है कि निकोलस मादुरो जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, तो उनको जब अमेरिका उठा के ले आया, हैं अभी भी राष्ट्रपति निकोलस मादुरो वेनेजुएला के, तो उसके बाद वहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर जो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट थी उन्होंने जिम्मेदारी उठाई हुई है। ठीक है, उनका नाम है रोड्रिग्ज, तो वो हैं अंतरिम राष्ट्रपति, लेकिन इन्होंने कहा कि हम कंट्रोल कर रहे हैं वेनेजुएला को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला राजनयिक किसको नियुक्त किया। आंसर नूर अहमद नूर को बनाया। भारत और तालिबान के बीच में अब रिश्ते मधुर होते जा रहे हैं। पिछले दिनों वहाँ के विदेश मंत्री आए थे और अब वहाँ भारत में दूतावास एक्टिव हो जाएगा। उसके जो राजदूत ना कहिए, ये राजनयिक हैं ये, तो इनको भारत ने मंजूरी दे दी है कि चलिए आप आ सकते हैं, भारत के जो दूतावास है वहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कि अफ़गानिस्तान जो है ना वो करीब 5 साल पहले की बात है जब तालिबान ने उस पर कब्जा किया था, शासन आया था, अमेरिका वहाँ से भाग खड़ा हुआ था। तो अब ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, पिछले दिनों जब उनके विदेश मंत्री आए थे मुक्ताकी, तो भारत के विदेश मंत्री ने कहा था कि हम भारत में जो उसका सेंटर है उसको दूतावास का दर्जा देंगे। ठीक है, तो अब ये नूर अहमद नूर जो है ना वो आ गए हैं यहाँ पर। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है और सर्वोच्च लीडर है वो कौन? हिब्तुल्लाह अखुंदजादा। प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के हसन अखुंद। मुद्रा वहाँ पर चलती है अफगानी। अगला क्वेश्चन, भारत में अमेरिका के राजदूत का नाम बताइए जिन्होंने नियुक्ति के 3 महीने बाद जनवरी 2026 में पदभार ग्रहण किया। आंसर होगा सर्जियो गोर। क्या नाम है? सर्जियो गोर। ठीक है, तो वो आ चुके हैं। साथ में उनको आसपास के कई देशों की जिम्मेदारी भी दी गई है,
ठीक है, दूसरे देशों में राजदूत हैं लेकिन उनके बॉस भी बनाए गए हैं ये। ओके, अब बात करेंगे ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रश्न होगा किस पड़ोसी देश में यूनेस्को सूचीबद्ध स्थल तक्षशिला में खोदाई के दौरान दुर्लभ सजावटी पत्थर और सिक्के मिले जिसमें भारत के प्राचीन इतिहास और पत्थरों में सभ्यता की झलक दिखती है। ठीक है, आंसर होगा पाकिस्तान। 1 जनवरी को वहाँ पर दुर्लभ सजावटी पत्थर वगैरह सब मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि 2000 साल पहले प्राचीन भारत में क्या स्थिति थी, वो कितने आगे थे, कुषाण शासन के दौरान कैसी स्थिति थी वहाँ पर। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। अब बात कर लेते हैं जीआई टैग, जो महत्वपूर्ण है कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन। किस राज्य के अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर क्षेत्र में एक खास किस्म का अनार पाया जाता है, उसी को मिला है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के विशिष्ट औषधीय फसल नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग दिया गया है? तो है राजस्थान। ये 8 जनवरी को जीआई टैग दिया गया है। राजस्थान में के वहाँ के मारवाड़ क्षेत्र में तपती रेत में शुष्क जलवायु में ये उगता है। ठीक है, औषधीय ये पौधा होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले की गजक और रेवड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है एक साथ? आंसर होगा मेरठ। ठीक है, मेरठ। आगे बढ़ते हैं और अब दिवस को भी देख लेते हैं। अब इस वीडियो के आखिरी स्टेज में हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 15 जनवरी को। क्यों? 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे के.एम. करियप्पा, उनको भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था। उससे पहले जो चीफ हुआ करते थे वो अंग्रेज हुआ करते थे। ठीक है, अच्छा आप कहेंगे कमांडर इन चीफ, तो हाँ देखिए, संविधान जो है लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को। तो उसके बाद फिर जो कमांडर इन चीफ का पद है वो राष्ट्रपति के पास पहुंच गया और सेना अध्यक्ष का पद वो सेना के टॉप अधिकारी के पास रह गया। ठीक है, के.एम. करियप्पा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर। उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक और है लेकिन वो प्रश्न यहाँ पर आ नहीं पाया। प्रश्न यहाँ पर होगा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की वापसी हुई थी भारत में, उसी की याद में। तो दोस्तों ये था वीकली करंट अफेयर्स सेकेंड वीक 2026 का जनवरी का। ठीक है, और आपको बताऊं, ऐलान करता हूं कि रिपब्लिक डे सुपर सेल आ चुका है शार्प लर्निंग ऐप पर और बहुत ही मामूली से प्राइस में बेसिक मेंबरशिप और ISPSS मेंबरशिप मिल रहे हैं। तो वक्त ना गंवाएं और आप ये मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं, आपके बहुत काम आएगा। और हाँ, अगली वीडियो में मैं इस मैराथन का जो टेस्ट जो लोग भी देंगे उनके टॉप 10 का नाम मैं बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।